हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीपीएससी 212 गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 9, डिस्क्राइब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोalition पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कोalition पॉलिटिक्स क्या होती है और ये इंडिया में कैसे डेवलप हुई। हमें अलग अलग तरह के कोalition फॉर्म्स जैसे प्री पोल, पोस्ट पोल, इश्यू बेस्ड और स्टेट लेवल पर जो अलायंसेस बने उन सबको एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कोalition पॉलिटिक्स का मतलब होता है जब कई पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक सरकार बनाती हैं या किसी कॉमन गोल के लिए काम करती है। जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती तब ये जरूरत बनती है। इंडिया में ये ट्रेंड 1989 के बाद ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ जब रीजनल पार्टीज का उदय हुआ और कांग्रेस का डोमिनेंस कम हुआ। पहले ये ज्यादातर स्टेट्स में देखा गया, लेकिन 1990 के बाद ये नेशनल पॉलिटिक्स का भी इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। कोalition पॉलिटिक्स भारत की डाइवर्सिटी और इंक्लूसिव गवर्नेंस की डिमांड को दिखाता है। मेन बॉडी। 1. कोalition पॉलिटिक्स का अर्थ और उसका विकास। कोalition पॉलिटिक्स का मतलब है अलग अलग पार्टीज का मिलकर एक सरकार बनाना या इलेक्शन लड़ना। कांग्रेस के लंबे समय तक के राज के बाद जब वोट फ्रैगमेंटेड होने लगे तब कोalition का एरा शुरू हुआ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं: 1989 का नेशनल फ्रंट, 1996 का यूनाइटेड फ्रंट, 1999 में एनडीए और 2004 में यूपीए 2। भारत में कोalition पॉलिटिक्स के प्रमुख फॉर्म्स। ए. प्री पोल अलायंसेस। यह अलायंसेस इलेक्शन से पहले बनाए जाते हैं। सीट शेयरिंग और एक कॉमन प्रोग्राम डिसाइड होता है, जैसे एनडीए बीजेपी लेड, यूपीए कांग्रेस लेड। बी. पोस्ट पोल अलायंसेस। जब इलेक्शन के बाद कोई पार्टी मेजॉरिटी नहीं ला पाती तब मिलके सरकार बनाई जाती है। मोस्टली पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होता है, आइडियोलॉजी मैच करना जरूरी नहीं होता, जैसे 1996 का यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट। सी. इश्यू बेस्ड कोalitions। कभी कभी पार्टीज किसी एक मुद्दे पर साथ आती है बिना फॉर्मल गवर्नमेंट बनाए, जैसे इमरजेंसी के समय या फार्मर्स बिल्स के खिलाफ ऑपोजिशन यूनिटी। डी. स्टेट लेवल पर कोalition गवर्नमेंट्स। बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में कोalition कॉमन है। महाराष्ट्र 2019 में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का अनएक्सपेक्टेड अलायंस एक एग्जाम्पल है। 3. कोalition पॉलिटिक्स के उदय के कारण। रीजनल एस्पिरेशंस। रीजनल पार्टीज जैसे टीएमसी, डीएमके, बीजेडी का राइज। सिंगल पार्टी डोमिनेंस का खात्मा। वोटर्स का मिक्स्ड मैंडेट। कास्ट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कास्ट के बेसिस पर नए पार्टीज का उदय। मल्टी पार्टी सिस्टम का असर। एफपीटीपी सिस्टम के बावजूद मल्टी पार्टी प्रेजेंस कोalition को मजबूर करता है। 4. कोalition पॉलिटिक्स के फायदे और नुकसान। फायदे: ज्यादा रिप्रेजेंटेशन और इंक्लूसिवनेस मिलता है। कंसेंसस बिल्डिंग होता है पॉलिसीज में। ऑथोरिटेरियनिज्म का चांस कम होता है। नुकसान: सरकार गिरने का खतरा रहता है। पॉलिसी पैरालिसिस हो सकती है। आइडियोलॉजी के बिना सिर्फ पावर के लिए अलायंसेस बनते हैं। कंक्लूजन: कोalition पॉलिटिक्स भारत की डेमोक्रेसी के लिए एक जरूरी प्रोसेस बन चुकी है। यह पॉलिटिकल डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करता है, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी लाता है। अगर इससे अच्छे से मैनेज किया जाए तो ये डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग बना सकता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 10, राइट अ नोट ऑन दलित पैंथर्स मूवमेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें दलित पैंथर्स मूवमेंट के बारे में बताना है, इसका ओरिजिन, ऑब्जेक्टिव्स, मेन लीडर्स और इसके इंडियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ। आपको ये भी बताना है कि ये मूवमेंट किस बैकग्राउंड में स्टार्ट हुआ था और दलित स्ट्रगल पर इसका क्या इन्फ्लुएंस पड़ा। आंसर। इंट्रोडक्शन। दलित पैंथर्स मूवमेंट एक रेवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट था जो 1972 में महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था। इसको कुछ दलित युवाओं ने शुरू किया था जो अमेरिकन ब्लैक पैंथर मूवमेंट से प्रभावित थे।
यह मूवमेंट कास्ट बेस्ड अत्याचारों के खिलाफ एक जवाब था। इसका एम था दलित और अप्रेस्ड कम्युनिटीज को एक साथ लाना और उनके राइट्स के लिए लड़ना। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और मूवमेंट का जन्म। 1970 की शुरुआत में महाराष्ट्र के रूरल एरियाज में दलित्स के खिलाफ अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्शंस होने के बावजूद दलित्स सेफ फील नहीं कर रहे थे। अंबेडकर के आइडियाज और ब्लैक पैंथर जैसे ग्लोबल मूवमेंट से इंस्पायर्ड होके कुछ दलित युवाओं ने 1972 में दलित पैंथर्स की स्थापना की। 2. ऑब्जेक्टिव्स और आइडियोलॉजी। दलित पैंथर्स का गोल था कास्ट ऑपरेशन, बेरोजगारी, गरीबी और डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ना। ये सिर्फ दलित्स तक सीमित नहीं था, बल्कि ट्राइबल्स, लैंडलेस लेबरर्स, माइनॉरिटीज और महिलाओं को भी इंक्लूड करता था। इनका आइडियोलॉजी अंबेडकर के सोशल जस्टिस और इक्वालिटी वाले विचारों पर बेस्ड था। 3. एक्टिविटीज और की लीडर्स। नामदेव धासल, जेवी पवार और राजा धले इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। इन लोगों ने लिटरेचर, पोएट्री और प्रोटेस्ट के जरिए लोगों में जागरूकता बढ़ाई। 1973 में इन्होंने अपना मैनिफेस्टो पब्लिश किया जिसमें इनका रेडिकल एजेंडा लिखा गया था। दलित कम्युनिटीज को मोबिलाइज करना, कल्चरल असर्शन लाना और पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड करना इनके काम थे। 4. इम्पैक्ट और डिक्लाइन। इस मूवमेंट ने दलित इश्यूज को मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में ले आया। दलित लिटरेचर और कल्चरल प्राइड को भी प्रमोट किया। लेकिन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, लीडरशिप के बीच क्लैशेस और पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरफेरेंस की वजह से ये मूवमेंट धीरे धीरे खत्म हो गया। भला ये मूवमेंट ज्यादा देर नहीं चला, लेकिन इसका असर आज भी दलित पॉलिटिक्स और लिटरेचर में देखा जा सकता है। कंक्लूजन। दलित पैंथर्स मूवमेंट एक दमदार और फियरलेस मूवमेंट था जो कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा हुआ। इसने दलित आइडेंटिटी को नए तरीके से डिफाइन किया और पॉलिटिकल एक्टिविज्म में नया रंग भरा। इसका इन्फ्लुएंस आज भी दलित मूवमेंट्स और लिटरेचर में जिंदा है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 11. Examine the role of judiciary in the environment movement. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि इंडियन जुडिशरी ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का क्या रोल रहा है, पीआईएल कैसे फाइल होती है और कौन से इंपॉर्टेंट केसेस या प्रिंसिपल्स बनाए गए, सब एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया की जुडिशरी ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में बहुत एक्टिव रोल प्ले किया है। जब पॉल्यूशन और इकोलॉजिकल डैमेज बढ़ने लगा, तब कोर्ट्स ने आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट माना। पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म ने एनवायरनमेंट मूवमेंट को एक स्ट्रॉन्ग लीगल बेस दिया। मेन बॉडी। 1. जुडिशियल रोल का एवोल्यूशन। शुरुआत में एनवायरनमेंट के इश्यूज को मेनली लॉज जैसे वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 के थ्रू हैंडल किया जाता था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ का स्कोप बढ़ाकर एनवायरनमेंट को भी उसमें इंक्लूड किया। 1980 to 90 के दौरान कोर्ट्स ने पीआईएल के जरिए एक्टिवली एनवायरनमेंट केसेस लेना शुरू किया। 2. पीआईएल और जुडिशियल एक्टिविज्म। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल एक ऐसा सिस्टम है जहां आम लोग या एनजीओ पब्लिक के बहाफ पर केस फाइल कर सकते हैं। फेमस केस एमसी मेहता वीएस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाने के ऑर्डर्स दिए और कुछ पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बैंड भी करवाया। गंगा पोल्यूशन, दिल्ली एयर पोल्यूशन, वेहिकुलर एमिशन जैसे केसेस में भी कोर्ट्स ने मेजर इंटरवेंशंस किए। 3. इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो कोर्ट्स ने डेवलप किए। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो भी पॉल्यूशन करता है उसी को साफ करने का खर्चा उठाना चाहिए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, अगर कोई काम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है तो पहले से हाई प्रिवेंटिव एक्शन लेना जरूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो आज की नीड्स को पूरा करे बिना फ्यूचर जनरेशंस को नुकसान पहुंचाए। 4. एनवायरमेंटल अथॉरिटीज का क्रिएशन। कोर्ट्स ने गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो अलग अलग अथॉरिटीज बनाए जैसे ईपीसीए, एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी। 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी भी एस्टेब्लिश हुआ जिसका क्रेडिट जुडिशरी को जाता है। कई बार कोर्ट्स ने खुद मॉनिटर किया कि उनके ऑर्डर्स सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं। 5. चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म। जुडिशरी के प्रोएक्टिव रोल के बावजूद कुछ लोग इससे जुडिशियल ओवररीच भी कहते हैं। कई बार कोर्ट के ऑर्डर्स ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाते ड्यू टू पुअर कोऑर्डिनेशन।
फिर भी कोर्ट्स ने एनवायरनमेंट के लिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट किया है। कंक्लूजन, इंडियन जुडिशरी ने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन में एक स्ट्रांग और प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने एनवायरनमेंटल लॉज को स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया है और जस्टिस एंश्योर किया है। जुडिशरी की वजह से इंडिया में एनवायरनमेंट मूवमेंट को एक पावरफुल लीगल बैकिंग मिली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में भी कोर्ट्स का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 12. Discuss the role of caste in electoral politics. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि कास्ट इंडिया के इलेक्शंस में क्या रोल प्ले करती है, कैसे वोटिंग पैटर्न, पार्टी की स्ट्रैटेजी, कैंडिडेट सिलेक्शन और अलायंसेस कास्ट के बेस पर बनते हैं। ये सब पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट्स को कवर करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कास्ट इंडिया का एक ट्रेडिशनल सोशल सिस्टम है जो काफी पुराना और डीपली रूटेड है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब है इलेक्शन से जुड़ी एक्टिविटीज जैसे वोट देना, कैंपेनिंग और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया के डेमोक्रेटिक सिस्टम में कास्ट काफी बड़ा फैक्टर है जो पॉलिटिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। पार्टीज अपनी स्ट्रैटेजी कास्ट के बेस पर बनाती है। आइए इस रोल को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. वोटिंग बिहेवियर पर कास्ट का असर। रूरल एरियाज में लोग अक्सर अपने कास्ट के कैंडिडेट को वोट देते हैं। उन्हें लगता है कि सेम कास्ट का लीडर उनके इश्यूज को बेटर रिप्रेजेंट करेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स में ये ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। 2. पॉलिटिकल पार्टीज की कास्ट बेस्ड स्ट्रैटेजीज। पॉलिटिकल पार्टीज हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कास्ट डेटा एनालाइज करती है। वोट बैंक्स बनाए जाते हैं जैसे दलित, मुस्लिम या ओबीसी डायलेट कॉम्बिनेशंस। बीएसपी और एसपी जैसे पार्टीज ने अपना बेस स्पेसिफिक कास्ट ग्रुप्स के ऊपर बनाया है। 3. कैंडिडेट सिलेक्शन में कास्ट का रोल। पार्टीज वही कैंडिडेट खड़ा करती है जो लोकल डोमिनेंट कास्ट से बिलोंग करता हो। अगर किसी सीट पर यादव कास्ट ज्यादा है तो वहां से यादव कैंडिडेट फील्ड किया जाता है। यह स्ट्रैटेजी जीत का चांस बढ़ता है पर कास्ट आइडेंटिटी को और स्ट्रांग करता है। 4. कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का उदय। कई रीजनल पार्टीज कास्ट बेस्ड मूवमेंट से निकली है, जैसे बीएसपी डायलेट असर्शन का रिजल्ट है। इनका कहना है कि ये अप्रेस्ड ग्रुप्स को पॉलिटिकल वॉइस देते हैं, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि इससे कास्ट डिविजन्स और डीपन होते हैं। 5. पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स। पॉजिटिव, बैकवर्ड और मार्जिनलाइज्ड कास्ट्स को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला। नेगेटिव, इलेक्शंस कास्ट के नंबर्स पे बेस्ड होने लगे, ना कि डेवलपमेंट पे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ने रियल इश्यूज को पीछे छोड़ दिया। 6. नए ट्रेंड्स और कास्ट पॉलिटिक्स का डिक्लाइन। आप कुछ जगह डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। अर्बन वोटर्स कास्ट के बजाय परफॉर्मेंस पे वोट देते हैं, लेकिन रूरल एरियाज में कास्ट का असर अभी भी स्ट्रांग है। कंक्लूजन। कास्ट आप भी इंडियन इलेक्शंस में स्ट्रांग फैक्टर है, लेकिन ग्रेजुअली डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स भी उभार रही है। जहां एक तरफ कास्ट ने अप्रेस्ड कम्युनिटीज को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया, वहीं दूसरी तरफ ये डिवाइड भी क्रिएट करता है। डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें कास्ट के ऊपर इंक्लूसिव पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पे ध्यान देना होगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 13. Write short notes on any two of the following in about 100 words each. Each carries 6 marks. A. The Indian National Army, INA. B. Union of States. C. Election Commission. D. Liberalization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिसमें से किसी 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में डेफिनेशन, की फैक्ट्स और उनका पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस लिखना है। सिंपल लैंग्वेज में सीधा पॉइंट पर फोकस करते हुए लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में कुछ इंस्टीट्यूशंस और मूवमेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। इस क्वेश्चन में हमें 2 ऐसे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ए, INA और C, इलेक्शन कमीशन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। यह दोनों टॉपिक्स इंडिया के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ए. द इंडियन नेशनल आर्मी, INA। मेन बॉडी। इंडियन नेशनल आर्मी, INA, एक आर्म्ड फोर्स थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कुछ इंडियन नेशनलिस्ट्स ने एक्साइल में बनाई थी।
इसको सुभाष चंद्र बोस ने लीड किया था और इसका गोल था ब्रिटिश रूल को हटाना। INA का फेमस स्लोगन था चलो दिल्ली, और इन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट भी बनाई थी एक्साइल में। मिलिट्री सक्सेस तो नहीं मिला, लेकिन इस मूवमेंट ने देश में पेट्रियोटिक स्पिरिट जगाए। रेड फोर्ट में हुआ इना ट्रायल्स ने पूरे देश में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को और स्ट्रांग किया। इलेक्शन कमीशन। मेन बॉडी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करवाती है। यह आर्टिकल 324 के अंडर एस्टैब्लिश की गई थी और पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को मैनेज करती है। इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इंप्लीमेंट करता है और पावर का मिसयूज रोकता है ड्यूरिंग इलेक्शंस। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और अगर इलेक्शंस में गलत काम प्रूव हो जाए तो उससे कैंसिल भी कर सकता है। इंडियन डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाए रखने में इसका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन। INA ने हमें आज़ादी की लड़ाई में इंस्पायर किया और इलेक्शन कमीशन आज भी डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बना के रखता है। दोनों अपने अपने समय में बहुत इम्पैक्टफुल रहे हैं। इनके रोल्स को समझना इंडिया की पॉलिटिकल जर्नी को समझने के लिए जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।